दोस्तों स्वागत है आपका चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर देश दुनिया की ताजा बड़ी अपडेट में चलेंगे। पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर हरियाणा के करनाल जिले में किसानों पर लाठी चार्ज करते हुए बर्बरता पूर्वक कार्रवाई की गई है। इसी के साथ में आपको बताएंगे काफी किसानों को चोट आई है। इसके बाद किसानों ने पूरे राज्य के अंदर कई जगह सड़कों को जाम कर दिया है। इसी के साथ में दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, किसानों पर हमला करने से पहले अधिकारी ने खुले तौर पर कैमरे में जो कुछ कहा था, उसके बाद से सनसनी मच गई है और बीजेपी सरकार किसानों के प्रति दुर्भावना को पूरी तरह से जगजाहिर करती दिखाई दे रही है। और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर खून में लथपथ किसान पूर्व आईएएस ने मनोहर लाल खट्टर को जमकर खड़ी खोटी सुनाई है। दोस्तों इसी के साथ में आपको बताएंगे, मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को किसानों की महापंचायत में 4 राज्यों से आने वाली है किसानों की टोली। इसको लेकर पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट है। और एक और जानकारी की माने तो किसानों के समर्थन में और तीनों कृषि कानून को वापस करने के मामले को लेकर तमिलनाडु में प्रस्ताव पारित किया गया है। दोस्तों इसको लेकर भी सारी अपडेट अब तक पहुंचाएंगे। उसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी खबर की तरफ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक ऐसा बयान दिया है जो सरकार की पोल खोलता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी अपडेट की तरफ, आपको बताएंगे हिमाचल प्रदेश पहुंचे राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा है, और भी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी हरियाणा के करनाल के अंदर किसानों पर हुई बर्बरता का विरोध करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद के साथ साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि करनाल में किसानों के साथ हुई बर्बरता के पीछे किसका हाथ है। दोस्तों चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि हरियाणा के करनाल जिले के अंदर किसानों पर पुलिस ने बल का उपयोग किया है, जिसके कारण कई सारे किसानों को चोट पहुंची है। यहाँ तक कि कई सारे किसान खून से लथपथ भी दिखाई दिए। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जहां पर एक और सोशल मीडिया पर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वहीं पर दोस्तों कुछ देर बाद ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें हरियाणा के करनाल में बीजेपी की बैठक से पहले एसडीएम ने पुलिस कर्मियों को किसानों से सख्ती से पेश आने के लिए कहा। इस वीडियो में कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर मैं यहाँ एक भी प्रदर्शनकारी को देखता हूँ तो उसका सर फूटा होना चाहिए। यानी दोस्तों इस तरह के दिशा निर्देश एसडीएम की तरफ से पुलिस वालों को दिया जा रहा है, साफ तौर पर वीडियो में सुना जा सकता है। आपको बता दें इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद वरुण गांधी ने भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अगर ये वीडियो सत्य है तो कहीं न कहीं ये लोकतंत्र के लिए अस्वीकार्य है और अपने नागरिकों के साथ ऐसा करना भी अस्वीकार्य है। कुल मिलाकर दोस्तों उनकी तरफ से भी चिंता जाहिर की गई है। वहीं पर आपको बता दें कि एक और अपडेट आ रही है, जिसमें पूर्व आईएएस ने इस पूरे मामले को लेकर टिप्पणी देते हुए कहा कि खून से लथपथ है किसान। पूर्व आईएएस बोले, कहा पसीना सींचकर देश का पालन पोषण करने वाला आज लहूलुहान हो गया है। बीते साल से ही लगातार पंजाब और हरियाणा के अंदर किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं। भाजपा नेताओं का खुलकर विरोध किया जाता है, लेकिन जिस तरह से 15 अगस्त को बीजेपी के लोगों ने तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान किया था, किसानों ने साफ तौर पर विरोध करने से मना कर दिया था। यानी किसान भी समझते हैं कि कब विरोध करना है और कब नहीं करना है। इस बीच आपको बताते चले कि किसानों पर हुई बर्बरता के मामले को लेकर पत्रकार मनदीप पुनिया की तरफ से ट्वीट करते हुए कहा गया कि तालिबान पर दिन रात हल्ला काटने वाले न्यूज चैनल ने आज हरियाणा में किसानों पर हुई बर्बरता लाठीचार्ज पर चुप्पी क्यों साध रखी है। करनाल के एसडीएम जनरल डायर की तरह हुक्म सुना रहे हैं और देश में चल रहे अघोषित आपातकाल पर आप लोगों के जुबान पर ताले क्यों लटके हैं। कुल मिलाकर दोस्तों ये गोदी मीडिया के लिए मैसेज है, जो आए दिन किसानों को बदनाम करने के लिए दिन रात प्रोपेगेंडा चलाता है। वहीं पर दूसरी ओर जब ऐसी बर्बरता दिखाने का समय आता है तो सबके सब दूसरे भटकाऊ मुद्दों पर न्यूज चलाने लगते हैं। यानी दोस्तों कुल मिलाकर गोदी मीडिया का सबसे बड़ा रोल किसानों को बदनाम करने में। इस पर आप लोग की जो कुछ भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। एक और अपडेट की माने तो 5 सितंबर को किसान महापंचायत में 4 राज्यों से ज्यादा भीड़ आने की संभावना है, जिसके तहत पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट है। आपको बता दें कि किसान महापंचायत की सफलता को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत, उनके पुत्र गौरव टिकैत समेत कई और वॉलंटियर गांव-गांव घूमकर सभी को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार जन समर्थन भी मिलता दिखाई दे रहा है। भारतीय किसान यूनियन के कार्यालय प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने बताया कि 5 सितंबर को प्रस्तावित किसान पंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल पंजाब के 32 किसान संगठनों के अलावा हरियाणा के किसान संगठन और भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी मंच पर रहेंगे। इसके अलावा देश के विभिन्न राज्यों से किसान आएंगे और उनके प्रतिनिधि भी आएंगे। और एक और अपडेट की माने तो तमिलनाडु में सरकार बदलने के बाद एमके स्टालिन ने पहले ही कहा था कि वो किसानों के विरोध में लाए गए तीनों कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेंगे और ऐसा ही देखने को मिला। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने विधानसभा में सरकार के तीनों कानून के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया, जिस पर चर्चा हो गई। आपको बता दें इस प्रस्ताव में केंद्र के तीनों कानून को रद्द करने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को विधानसभा के अंदर ध्वनि मत से पास करा दिया। इस प्रस्ताव के विधानसभा में पेश करने के बाद ही बीजेपी के विधायक ने वॉकआउट कर दिया। इस प्रस्ताव के विधानसभा में पेश करने के साथ ही बीजेपी के विधायकों के वॉकआउट के साथ साथ अब पंजाब, पश्चिम बंगाल के साथ साथ तमिलनाडु में भी प्रस्ताव पारित कर दिए गए हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान और तमाम विधानसभा के अंदर भी प्रस्ताव पारित करते हुए कानून को वापस लेने की मांग की गई है। एमके स्टालिन ने कहा कृषि कानून का विरोध कर रहे जिन लोगों पर केस दर्ज किए गए हैं उस सभी को वापस लिया जाएगा। देश के किसान दिल्ली की सीमा पर पिछले साल नवंबर से लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। किसानों के द्वारा केंद्र सरकार के इस रवैये पर उन्होंने नाराजगी जाहिर कर दी है। आपको बता दें इसी के साथ में एमके स्टालिन ने कहा कि सरकार विधानसभा में प्रस्ताव पारित करते हुए
मांग करती है कि केंद्र सरकार तीनों कानून को, काले कानून को जल्द से जल्द वापस ले। और ऐसे में दोस्तों एक और विधानसभा से किसानों को बड़ा समर्थन मिला है। एक और अपडेट की माने तो सरकार पर ज्यादा भरोसा नहीं है, झूठ का पर्दाफाश करे बुद्धिजीवी वर्ग। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि बुद्धिजीवियों का कर्तव्य है कि वे सरकार के झूठ को सामने लाए। उन्होंने कहा कि यह एक लोकतांत्रिक देश है और किसी भी गलत खबर या एजेंडे के लिए सरकार को जिम्मेदार तय करना जरूरी है। कोरोना के आंकड़े से छेड़खानी की बात करते हुए उन्होंने कहा कि जरूरत से ज्यादा सरकार पर यकीन करना ठीक नहीं है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सच को सामने लाना, सरकार पर ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों उनका ये सीधा संकेत उन लोगों के लिए है, खासकर गोदी मीडिया वालों के लिए, जो दिन रात गुनगान गाते हैं और एक भी वाजिब सवाल नहीं पूछता। और ऐसे में आपको बता दें कि जस्टिस चंद्रचूड़ की तरफ से दिए गए इस बयान पर आप लोग की जो कुछ भी राय हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। इसी के साथ में आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के अंदर राकेश टिकैत बोले, कहा कंपनियों से सही समझौते लागू करे सरकार वरना गोदाम फोड़े जाएंगे। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा कि हिमाचल से ही बड़ी कंपनियों ने कृषि कानून का ताना बाना बुना है। 10 साल पहले अदानी ने इसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश के गोदाम बनाकर सेब खरीद कर शुरू की थी। अब देश भर के अंदर ऐसा करने की कोशिश की जा रही है। अब 2 महीने किसानों के लिए कीमतें कम करके देश को 10 महीनों तक जनता को लूटा जाएगा। और इसी के साथ में उन्होंने ये जो बातें कही है वो हाल फिलहाल के अंदर जो एक खबर सामने आई जिसमें बताया गया था कि अडानी ग्रुप और किसानों के बीच में कीमतों को लेकर विवाद हो गया है। और इसी पर राकेश टिकैत ने टिप्पणी दी है। और एक और अपडेट की माने तो हरियाणा के करनाल में निहत्थे किसानों पर बर्बरता लाठी चार्ज को लेकर आरएलडी ने बयान जारी करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने घोर अपराध किया है। लोकतंत्र में अन्नदाताओं की आवाज को लाठी और गोली से दबाना चाहती है बीजेपी सरकार। किसानों पर पड़ी एक एक लाठी का हिसाब तानाशाही बीजेपी सरकार को देना होगा। सत्ता के नशे में अंधी हो चुकी खट्टर सरकार को जनता माफ नहीं करेगी। इसी के साथ में दोस्तों जयंत चौधरी ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि ऐसे दृश्य देखते हुए खून खौलता है। भाजपा में अगर कोई किसान की औलाद है तो आज लात मारकर बाहर आ जाए। और एक और अपडेट की माने तो उत्तर प्रदेश में किसानों से वापस लेना चाहती है पैसा सरकार और इसके लिए तैयारी भी पूरी हो गई है। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में खाद्य कारखाना परिषद से प्रधानमंत्री सम्मान निधि का शुभारंभ किया था। तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस योजना से अन्नदाताओं को पूरा पैसा मिलेगा, हर साल मिलेगा, कोई वापस नहीं ले सकेगा। लेकिन 28 महीने के बाद योजना को लेकर तस्वीरें पलट गई है। दरअसल योजना के तहत रकम खुले हाथों से बांटे जाने लगी। मतलब ये है कि आप किसान है या नहीं है, जरूरी नियमों के तहत अगर पात्र है तो आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन अभी जो जानकारी सामने आ रही है जिसमें सरकार दिए गए पैसों को वापस लेने के लिए भी कई किसानों को नोटिस थमा रही है। यानी सवाल ये खड़ा होता है कि इससे पहले जब दिए गए गलत तरीके से तो सरकार ने उनको बेनिफिशियरी बता दिया और आंकड़े पेश कर दिए कितने लोगों को मिला है, लेकिन अब वापस लेने के लिए नोटिस दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी कई सारे नोटिस शव किए गए हैं। और एक और अपडेट की माने तो किसानों पर लाठीचार्ज से भड़की कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी, कहा किसानों पर पड़ी लाठी बीजेपी सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ जिसमें बजरंग पूनिया ने अरशद नदीम को ट्रोल करने वालों को फटकार लगाई। कहा खेल एक होना सिखाता है, बांटना नहीं। टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर रेसलिंग में भारत के लिए पदक हासिल करने वाले पहलवान बजरंग पूनिया दुनिया भर में मशहूर हो गए हैं। अपने फ्री स्टाइल कुश्ती से बजरंग पूनिया ने देश का नाम रोशन किया है। अब टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के इकलौते खिलाड़ी नीरज चोपड़ा विवाद में उन्होंने भी बयान जारी किया है। पाकिस्तान के खिलाड़ी अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा के बीच में भाला लेने की घटना को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर बवाल मचा हुआ है। इस मामले को लेकर खुद नीरज चोपड़ा ने कहा कि स्पोर्ट को इस तरह से एजेंडा बनाकर लोगों को बांटने की कोशिश ना की जाए। अब नीरज चोपड़ा को पहलवान बजरंग पूनिया का साथ मिला है। इस मामले पर बजरंग पूनिया ने कहा कि खिलाड़ी सिर्फ खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ी अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। खेल के मैदान पर भले ही हम एक दूसरे के विरोधी हो, लेकिन खेल के बाहर हम सब भाई हैं। खेल हमें द्वेष नहीं सिखाता, हमें एक होना सिखाता है, ना कि बांटना। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी का सम्मान होना चाहिए। इस मामले पर पत्रकार रोहिणी सिंह ने भी देश के क्रिकेटर को भी सीख लेने की बात कही है। इसी के साथ में आपको बताते चले कि एक और अपडेट है जहां पर दोस्तों योगी मंत्रिमंडल में जल्द ही विस्तार होगा। जितिन प्रसाद और संजय निषाद के नाम पर मोहर लग गई है। आपको बता दें प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं जितिन प्रसाद, जो इस बात के संकेत दे रहा है कि उनको अब मंत्री बनाया जाएगा। आपको बताते चले कि जातीय समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखने के लिए 6-7 मंत्री शामिल किए जाएंगे। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार का होना तय है, जिसका फैसला पिछले हफ्ते गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई बैठक में तय हो गया है। अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन के मंत्री सुनील बंसल भी इसमें शामिल रहे। जो जानकारी सामने आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि जाट समुदाय से मंजू श्रीवास, जो मोदी नगर विधानसभा से विधायक है और पेशे से डॉक्टर है, उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। इसी के साथ में गुर्जर बिरादरी से सोमेंद्र गुर्जर मेरठ से पहली बार विधायक बने हैं, उनको भी शामिल किया जा सकता है। इसी के साथ में दोस्तों जितिन प्रसाद जो कांग्रेस पार्टी छोड़ गए
हैं उनको भी बनाया जाएगा मंत्री। कुल मिलाकर जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है। संजय निषाद को भी मंत्री बनाया जा सकता है। इसी के साथ में जनता दल यूनाइटेड के विधायक गोपाल मंडल ने उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को लेकर जो विवादित बयान दिया था उससे पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं और तारकिशोर प्रसाद को लेकर उन्होंने बयान देते हुए कहा कि अब उनसे उनकी कोई लड़ाई नहीं है। दरअसल दोस्तों जनता दल यूनाइटेड ने अपने नेता को पूरे मामले पर रिपोर्ट देने के लिए कहा था कि ऐसा क्यों किया, उन्होंने ऐसी बयानबाजी क्यों की, जिसके बाद अचानक से उनका प्रेम दिखाई देने लगा उप मुख्यमंत्री के प्रति। और एक और अपडेट की माने तो बंगाल में सीबीआई के जांच को लेकर ममता बनर्जी भड़की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोयला घोटाले मामले को लेकर अपने भतीजे व टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए तलब किए जाने पर केंद्र की बीजेपी सरकार को अपने निशाने पर लिया है। दरअसल दोस्तों उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी के कई मंत्री ऐसे हैं जिनका कोयला माफियाओं से मिली भगत है। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर देश के संघीय ढांचे को तहस नहस करने और राज्य के अधिकारों को छीनने की कोशिश करने का आरोप लगाया। तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ने केंद्र के अधिनायकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए सभी मुख्यमंत्रियों को एक साथ बुलाने के लिए बैठक का भी ऐलान किया है। और एक और अपडेट की माने तो छत्तीसगढ़ में बताया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी में दो अलग अलग खेमेबाजी चल रही है, यानी एक और सिंहदेव है जो चाहते हैं कि अब उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, वहीं पर दूसरी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो आज भी अपने विधायकों के बीच में काफी लोकप्रिय हैं। इन दिनों छत्तीसगढ़ और पंजाब सरकार में मची अंदरूनी कलह के बीच कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना है छत्तीसगढ़ का मामला। इस पूरे अपडेट को लेकर दोस्तों एक और बड़ी जानकारी है जिसमें आपको बता दें कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय प्रमुख रेणु जोगी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि अगर सोनिया गांधी चाहेंगी तो राज्य के अंदर भूपेश बघेल की सरकार को गिरने नहीं दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों उन्होंने कहा कि इस वक्त अगर सोनिया गांधी चाहे तो हम इस मुश्किल के समय में उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। हम उनकी सरकार को नुकसान नहीं होने देंगे। रेणु जोगी ने कहा कि हम पुरानी बातें भुलाकर पार्टी में अपना विलय करा सकते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने ये बयान ऐसे वक्त में दिया है जब कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ मुश्किलें हैं। हालांकि ये मुश्किलें सतही दिखाई दे रही है क्योंकि जमीनी स्तर पर भूपेश बघेल काफी मजबूत हैं और ऐसे में सिंहदेव को लेकर पार्टी आला कमान भी बिल्कुल तैयार नहीं है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि एक अच्छा कार्य करते हुए दिखाई दे रहे थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। और हाल फिलहाल के अंदर हुए एक सर्वे में बताया गया कि वह काफी लोकप्रिय है जनता के बीच में। लेकिन इस बीच दूसरा विकल्प भी मौजूद है जिसमें दोस्तों 4 विधायकों वाली पार्टी भी कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने के लिए तैयार है। और एक और जानकारी की माने तो आरओबी के उद्घाटन से जनता दल यूनाइटेड को दूर रखा गया। केंद्रीय मंत्री के साथ बीजेपी के नेता दिखाई दिए, लेकिन जनता दल यूनाइटेड का एक भी नेता दिखाई नहीं दिया और उनको बुलाया भी नहीं गया था बिहार में। ये साफ इस बात के संकेत देता है कि जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच में कुछ भी इतना ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि सरकारी कार्यक्रम से भी दूर रखा जा रहा है। जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए कई सारे मंत्री भी हैं, बावजूद इसके उनको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी गई है। अखिलेश यादव ने गोरखपुर में भरे पानी के सैलाब को लेकर एक ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने लिखा कि गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के सन्निकट क्षेत्र का जलमग्न होना बीजेपी सरकार के विकास का कच्चा चिट्ठा खोल देता है। भाजपा सरकार की शून्यतावश यहाँ के निवासी आने जाने की व्यवस्था खुद करने को विवश हो गए हैं। माननीय को इस क्षेत्र का हवाई नहीं दरियाई दौरा करना चाहिए। और इसी के साथ उन्होंने हैशटैग लिखते हुए कहा कि नहीं चाहिए भाजपा। और एक और अपडेट की माने तो सपा ने 29 अगस्त यानी आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश भर के अंदर खिलाड़ी घेरा कार्यक्रम का आयोजन करने वाली है। विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों से अपील की गई है कि वे अपने मुद्दों को लेकर इस कार्यक्रम से जुड़े व उपेक्षाकारी सत्ता की नींव हिला दे खिलाड़ी आगे आए। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए ये आह्वान किया है। इसी के साथ में दोस्तों मुख्तार अंसारी के भाई सिबगतुल्ला अंसारी अब पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबगतुल्ला अंसारी अपने समर्थकों के साथ सपा में शामिल हो गए। वहीं पर सपा सरकार में राजस्व मंत्री रहे अंबिका चौधरी ने भी समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। इस वक्त उन्होंने मुलायम सिंह यादव से अपने रिश्तों को लेकर चर्चा करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। कुल मिलाकर दोस्तों 2017 में उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ दी थी, बीएसपी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन बाद में उनको चुनाव में जीत हासिल नहीं हो पाई और फिर एक बार वापस से समाजवादी पार्टी में लौट चुके हैं। इसी के साथ में अखिलेश यादव ने कहा कि जो भी मुलायम सिंह यादव के मित्र हैं वे सारे समाजवादी पार्टी में आए, उन सभी का स्वागत किया जाएगा। और एक और अपडेट की माने तो ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को समन जारी किया है। वहीं पर एक और अपडेट है जहां पर दोस्तों सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने पर नागरिकों को तड़ीपार करना उचित नहीं है। आपको बता दें कि गुजरात के कोर्ट ने 39 वर्षीय कार्यकर्ता कलीम सिद्दीकी के खिलाफ अहमदाबाद पुलिस की ओर से जारी तड़ीपार करने के आदेश को निरस्त कर दिया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शनों के संबंध में सिद्दीकी को अहमदाबाद, गांधीनगर, खेड़ा और महसाणा जिले में 1 साल की अवधि के लिए प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नागरिक संशोधन कानून को लेकर उन्होंने जोरदार विरोध किया था। और एक और अपडेट की माने तो फिर खून बहाया है किसान ने। हरियाणा में किसानों पर पुलिस की बर्बरता पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि आज एक बार फिर से शर्म से हमारा सिर झुक गया है, हिंदुस्तान का सिर झुक गया है। एक और जानकारी की माने तो मध्य प्रदेश में दबंगों ने आदिवासी युवक को पिकअप से घसीटा और बाद में मौत के घाट उतार दिया। कुल मिलाकर दोस्तों ये काफी गंभीर मामला
मामला सामने आया मध्य प्रदेश से, जिसको लेकर शिवराज सरकार पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं और आदिवासियों पर हो रही इस तरह की बर्बरता के खिलाफ सरकार की तरफ से कोई खास कदम उठाए नहीं जा रहे हैं, जो अभी तक की स्थिति बता रही है। और ऐसे में इस पर आप लोगों की जो कुछ प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। एक और अपडेट की माने तो बिहार में नीतीश कुमार ने बटन दबाकर 220 करोड़ के हाईवे का उद्घाटन किया था। उधर गड्ढे में तैर रही है मछलियाँ। मामला कोर्ट में गया है और कोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान भी लिया है। दरअसल दोस्तों 25 अगस्त को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 बड़े स्टेट हाईवे का उद्घाटन किया, जिसमें भागलपुर, मुंगेर और बांका जिले के यात्रियों को सहूलियत पहुंचाने के लिए 220 करोड़ से बनाए गए स्टेट हाईवे 85 भी शामिल है। अब स्टेट हाईवे के निर्माण कार्य में हुए भ्रष्टाचार की पोल बिहार विधानसभा के एक समिति ने खोल दी है। विधानसभा की समिति ने कहा कि जिस दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस सड़क का उद्घाटन कर रहे थे, उसी दिन सड़क पर मौजूद गड्ढों में मछलियां तैरती हुई दिखाई दे रही थी। सड़क निर्माण में कथित भ्रष्टाचार के मामले को लेकर कोर्ट इस पूरे मामले को ले जाया जाएगा, इस तरह के संकेत दिए जा रहे हैं। एक बात तय है कि बिहार की जनता के लिए काफी बुरे दिन है दोस्तों। एक सड़क बिना भ्रष्टाचार के नहीं बनता और यहाँ तक कि जिस सड़क का उद्घाटन मुख्यमंत्री कर रहे हैं वह सड़क 2 महीने भी चलने का नाम नहीं लेती है। और एक और अपडेट की माने तो पंजाब के अंदर बीजेपी छोड़कर शिरोमणि अकाली दल में शामिल हुए अनिल जोशी ने संभाली शिरोमणि अकाली दल के प्रचार की कमान। चढ़ा सियासी पारा। एक तरफ शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल 100 दिनों के विधानसभा दौरे पर है, वहीं पर दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी छोड़कर अनिल जोशी ने भी शिरोमणि अकाली दल का दामन थाम लिया था। इस दौरान उनको अब चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दे दी गई है। एक और जानकारी की माने तो ममता बनर्जी के भतीजे का बड़ा ऐलान, कहा अमित शाह को चुनौती देता हूँ, 1.5 साल में बीजेपी को एक और राज्य से उखाड़ कर फेंक दूंगा। टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने यह दावा किया है त्रिपुरा को लेकर। त्रिपुरा में बीजेपी की जो स्थिति है, पार्टी में अंदरूनी कलह है और वहीं पर दूसरी ओर टीएमसी की सक्रियता ने पार्टी को और ज्यादा मुश्किलों में डाल दिया है। जैसे दोस्तों त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी को सत्ता में आए हुए केवल 5 साल हुए हैं और इससे पहले बीजेपी ने कभी भी त्रिपुरा में सत्ता हासिल नहीं की थी। और टीएमसी की जो सक्रियता दिखाई दे रही है उससे एक बात स्पष्ट है कि बीजेपी के लिए और चुनौती त्रिपुरा राज्य में बढ़ने वाली है। एक और जानकारी की माने तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ठाकरे के खिलाफ किसी भी तरह की कोई टिप्पणी बीजेपी के नेता करेंगे तो इसी तरह से करारा जवाब मिलेगा। सामंत ने बयान दिया है, जो शिवसेना के नेता है, महाराष्ट्र के उच्च शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने ये बातें कही है। उन्होंने कहा कि शिवसेना के मुख्यमंत्री के बारे में ऐसी टिप्पणी जो भी करेगा इसी तरह से करारा जवाब देंगे। चाहे बीजेपी का नेता बोलेगा तो भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वह शिवसेना कार्यकर्ताओं के लिए भगवान की तरह है। इस सप्ताह की शुरुआत में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने जो बयान दिया था उसके बाद आपने देखा था किस तरह का बवाल हुआ है और अब शिवसेना के नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने नेता के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी करते रहेंगे। और एक और अपडेट की माने तो राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला पूछा। बीजेपी की आय 50% बढ़ गई। जब देश में लॉकडाउन का दौर था, लोगों की इनकम इतनी कम हो गई है कि लोग आज जॉब के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी की इनकम में 50% का इजाफा हुआ है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी की आय 50% बढ़ गई, क्या आपकी आय इतनी बढ़ी है? यानी दोस्तों जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां, इस लॉकडाउन के दौर में भी बीजेपी और पार्टियों को इस तरह से खुलकर पैसा दे रही है। इस पर आप लोग की जो कुछ प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।